नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सूत्र बोल के हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम अस्मद् आचार्यं पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम आयुर्वेदरतं वंदे माधवाख्यं महागुरुम आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञाने दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणै एते समुदितैः हि यत् कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने 12th चैप्टर अष्टांग सूत्र स्थान का 12th चैप्टर वो खत्म किया हमने। अब हम 9th चैप्टर पे आएंगे। तो ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स के हिसाब से है, इसीलिए ऊपर नीचे हुआ है। तो द्रव्यादि विज्ञानियम, इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसका नाम है मात्राशीतीय अध्याय। तो मात्राशीतीय मतलब आहार के बारे में। देखो यहाँ पे जैसे स्टार्ट हुआ है कि आयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोग अनुत्पादनीय, मतलब इन सब वेगों के बारे में आया है। ये हमने देखा है चैप्टर। द्रव द्रव्य, फिर अन्न स्वरूप। अन्न स्वरूप देखने के बाद उसमें अन्न की परीक्षा वगैरह कैसे करनी चाहिए वो, और अन्न का फिर मात्रा कितना होना चाहिए वो बताने के बाद कि फिर द्रव्य पे आए हैं बोलो कि जो भी हम खाएंगे वो सब तो एक टाइप से द्रव्य है ना। तो उस द्रव्य के स्थित जो गुण है, कर्म है, सामान्य विशेष, ये सब जिस चैप्टर में बताया है वो है द्रव्य विधि विज्ञानीय। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ये टीका पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि पूर्वम अन्नपान आदि द्रव्य एक देश। सर आपने चेंज किया है क्या स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अष्टांग हृदय का अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो मैंने बताया कि ये चैप्टर्स है लाइन से आयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोग अनुत्पादनीय, फिर द्रव्य द्रव्य, अन्न स्वरूप विज्ञानीय, फिर उसके बाद अन्न रक्षा। ये जो अन्न जो भी हम ग्रहण करेंगे, खाएंगे, उसकी रक्षा कैसे करना है, विरुद्धाहार वगैरह वो सब इसमें आए हैं। फिर उसके बाद मात्रा शीती, जो भी आहार है उसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए कि गुरु है तो कितना है, लघु है तो कितना खाना चाहिए, कौन से डेली खा सकते हैं, कौन से नित्य अहितकर है वो सब। फिर उसके बाद ये सब जो भी आहार हम खाते हैं पीते हैं उन सब एक द्रव्य है वो सब, और उनके आश्रय से रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सब होते हैं। तो इसीलिए अभी अगला चैप्टर है द्रव्यादि विज्ञानी। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टीका पढ़ के फिर स्टार्ट करते हैं। तो टीका में क्या है? पूर्वम अन्नपान आदि द्रव्य के देश प्रायो उपयोगवान निर्दिष्ट तस्य च आहार विधे मात्रा च उपदिष्टा। तो जो भी हमने पहले देखा है अन्नपान आदि जो चैप्टर है उसके अंदर, तो उसमें हम जो भी उपयोग में आने वाले आहार द्रव्य हैं उनकी मात्रा के बारे में देखा मात्रा शीतीय चैप्टर में। संप्रति द्रव्य रस वीर विपाकादेव वाच्य। तो वहां पे इनके बारे में भी हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अन्नपानम ही रस वीर्य विपाकादीन परीक्ष्य उपयुक्तव्यम न अन्यथा। तो जो अन्नपान है वो भी हमें खाने से पहले, कंज्यूम करने से पहले उनका रस, वीर्य, विपाक आदि ये सब जान के हमें कंज्यूम करना चाहिए। अब जैसे वर्षा ऋतु है तो हमें जो कटु, तिक्त, कषाय, जो बात प्रकोपक आहार है वो सब नहीं खाना चाहिए। फिर इसके अंदर शीत वीर्य वाले नहीं खाने चाहिए। विपाक में जो कटु विपाकी है वो सब थोड़ा कम यूज करना चाहिए। तो मधुर विपाकी ज्यादा यूज करना चाहिए। तो ये सब सब देख के परीक्षा, इनकी परीक्षा करते उपयुक्तव्यम, उनका उपयोग करना चाहिए। तस्मात् मात्रा शीतीय अध्याय अनंतरम, इसीलिए जो मात्रा शीतीय, मात्रा तो सब बता दी उन्होंने, पर उसके बाद भी क्या देख के हमें कंज्यूम करना चाहिए, इसीलिए द्रव्यादि विज्ञानम आरभते, फिर यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अथा तो द्रव्यादि विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहु अत्रायदेव महर्षयः। तो द्रव्यादिम येषां तेम द्रव्य आदयः आदि शब्देन रस, वीर्यादि परिग्रह। ये सब परिग्रह मतलब पकड़ना है। रस, वीर्य आदि। ये परिग्रह कहाँ पे आया है किसी को पता है? सर्वग्रह, परिग्रह, कोई बता सकता है? सर ये 13th अध्याय में है ना? क्या उसका मतलब? सर सर्वग्रह मतलब सब कुछ। हाँ।
ग्रह मतलब सब कुछ ग्रहण कर सकना है ऐसा था, और परिग्रह मतलब कुछ चीजें हम ग्रहण कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो पाचन रिलेटेड ही था, 13वें अध्याय में था वो। ठीक, चलो मैं बताता हूँ कि परिग्रह मतलब जब हमने अष्टविध विशेष आयतन देखा था, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता, तो जो राशि है, आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वहां पे आया है ये टर्म कि एक तो पूरे आहार की मात्रा, सर्वग्रह परिग्रह और सर्वतश्च ग्रह परिग्रह, एक एक शो मतलब भागशः ग्रह, परिग्रह और सर्वग्रह। तो सर्व मतलब पूरे आहार की मात्रा, और परिग्रह मतलब खाने में एक एक चीज का कितनी मात्रा होनी चाहिए, रोटी कितनी होनी चाहिए, चावल कितना होना चाहिए, अचार कितना होना चाहिए, दाल कितना, ये सब इंडिविजुअली जो उसका प्रमाण है वो है परिग्रह। और सर्वग्रह मतलब पूरे आहार की क्वांटिटी। फिर उसके बाद द्रव्यादि विज्ञानम अवगम तस्मै हितः शेष पुरोहित। तो श्रेया यहाँ से स्टार्ट करो। यस सर। द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम ते हित तदाश्रयाः। तो इसमें रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सब के मध्य द्रव्य की श्रेष्ठता बताई गई है कि द्रव्य ही रस, वीर्य, विपाक इन सब के मध्य श्रेष्ठ है, प्रधान है। क्योंकि रस आदि ये जो है वो द्रव्य में आश्रित होते हैं। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव ये सब द्रव्य में आश्रित होने के कारण ये परतंत्र है, मतलब अप्रधान है। और द्रव्य है वो प्रधान है। ये रस आदि द्रव्य में पृथक पृथक नहीं होते, लेकिन द्रव्य ही श्रेष्ठ या प्रधान होता है। क्योंकि प्रभाव जो होता है ये भी द्रव्य में ही स्थित होता है। तो ये सब द्रव्य के अंडर आने की वजह से इसमें बाकी सबको अप्रधान बोला है और द्रव्य को प्रधान या श्रेष्ठ बोला गया है। हाँ, कि तत्र द्रव्यस्य रसादिभ्यः प्राग्निर्देशः प्राधान्यात्, प्राधान्यं च स्वयं एव ग्रंथकृत प्रतिपादयन् आह द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं तेहि तद आश्रयः। तो रसादि जो है, रस, वीर्य, विपाक आदि, उन सब में श्रेष्ठ क्या है, द्रव्य। क्योंकि ये सब जो गुण वीर्य विपाक है वो सब द्रव्य के आश्रय से होते हैं। तो टीका देखो, रसादि नाम इति निर्धारणे षष्ठी, रस वीर्य आदि नाम मध्य द्रव्यमेव प्रधानम। तो रस वीर्य आदि में सबसे प्रधान क्या है, द्रव्य। कुतः ते रसादयो हि यस्मात् तद आश्रय तदेव द्रव्यम आश्रय येषां तएव अतएव केवल रसादयो न उपलभ्यन्ते। अगर मुझे सिर्फ मधुर रस चाहिए तो ऐसा नहीं है ना कि मुझे मधुर रस डायरेक्ट मिल जाएगा। किसी ना किसी द्रव्य के आश्रय से मुझे गुलाब जामुन, शतावरी, अश्वगंधा, ये सब जो भी द्रव्य है, एक्चुअल में उनको कंज्यूम करना पड़ेगा उस रस के लिए, उस वीर्य के लिए, उस गुण के लिए, उस विपाक के लिए। तो तस्मात् द्रव्यम प्रधानम, इसीलिए द्रव्य जो है वो सबसे प्रधान है। नेक्स्ट। पंचभूतात्मकम तत्तु। इसका मतलब हमने पांचभौतिक सिद्धांत पढ़ा है, वो एक सर्वतंत्र सिद्धांत है सभी शास्त्रों में जिसको हम मान्यता मिलती है, उस सिद्धांत को हम सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं। ये हमने पदार्थ में भी पढ़ा ही है। तो जो आयुर्वेद है ये शास्त्र पांचभौतिक है। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में द्रव्य को हम पांचभौतिक मानते हैं, पंचभूतात्मक माना गया है। मतलब जो हर एक द्रव्य है, सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। तो अर्थात इसका ये होता है कि जो संसार के सभी द्रव्य है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूतों से समवाय संबंध से बने हैं। हाँ, यहाँ पे वही एक एक एग्जाम्पल करके बताया है कि सर्वमिदं पांचभौतिकम, हर एक चीज पांचभौतिक है, लेकिन व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से, जिसमें पार्थिव महाभूत ज्यादा है वो पार्थिव, जिसमें अग्नेय मतलब जैसे पानी अगर हम ले तो उसमें जल महाभूत प्रधान है वो, लेकिन बाकी पंच महाभूत भी है, तो इसलिए वो जलीय है। तो हर एक चीज पांचभौतिक है, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट। क्षमाम अधिष्ठाय जायते। इसका मतलब है वो जो द्रव्य है उसका अधिष्ठान पृथ्वी है। अर्थात जो भी द्रव्य है उसका आश्रय क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से वो द्रव्य उत्पन्न हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का जो घड़ा है उसका आश्रय तो मिट्टी है। तो मिट्टी कौन सी है, पृथ्वी महाभूत अधिक्य है व्यपदेशस्तु भूयस्सा सिद्धांत के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी को अधिष्ठान माना है। अम्बु योनि अग्नि पवन नभसाम समवायतः तन्निवृत्तिर्विशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा।
इसका मतलब है द्रव्य की जो योनि होती है, उत्पत्ति कारण होता है वो जल होता है। अग्नि, वायु और आकाश के समवाय संबंध से द्रव्य में निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब है निष्पत्ति, उत्पत्ति और विशेषता। उन महाभूतों के मध्य में जो भूत अधिक होता है, मतलब जो जो पांच महाभूत अधिक होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग संज्ञा देंगे हम। उसे व्यपदेशस्तु मतलब विशिष्ट भेद ऐसा बोला जाता है। अगर उस द्रव्य में पार्थिव महाभूत ज्यादा होगा तो उसको पार्थिव बोलेंगे, जलीय अंश ज्यादा होगा तो हम उसे जलीय बोलेंगे, और वायव्य ज्यादा होगा, वायु के गुण ज्यादा होंगे तो उसको हम वायव्य बोलेंगे। और सेम अग्नेय और आकाशीय। तो इसलिए अग्निवेश ने कहा है सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे तत्चेतना अवचेतनम च। मतलब कोई जिसमें चेतना होती है उसको हम चेतना बोलेंगे, और अचेतन जिसमें हम इंद्रिय नहीं होगा उसको। हाँ, तो ये इसके ऊपर पीजी का क्वेश्चन बनता है ना, कि सभी द्रव्यों का अधिष्ठान क्या है, तो वो पृथ्वी है। और सभी द्रव्यों की योनि क्या है, तो वो है अंबु। श्माम अधिष्ठाय जायन्ते अंबु योनि अग्नि पवन नभसाम समवायतः। तो ये जो है, सब चीजों में अधिष्ठान पृथ्वी है और सब चीज की योनि अंबु है, मतलब उत्पत्ति सबका कारण अंबु है। तो फिर उसके बाद जब उसमें अग्नि पवन नभसाम इनके साथ मिलके फिर तन्निवृत्ति विशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा, फिर जो महाभूत ज्यादा होगा उस हिसाब से उसके नाम तो आएंगे। नेक्स्ट। तस्माद अनेक रसम द्रव्यम भूत न एक संघात रसम संभव। तस्मात्, न एक तस रसम। तस्माद न एक रसम द्रव्यम भूत संघात संभवात। इसका मतलब है महाभूतों से समवाय संबंध से उत्पन्न होने के कारण कोई भी द्रव एक रस वाला नहीं होता, उसमें बहुत सारे रसों का मिक्सचर होता है। हाँ, तस्मात् न एक रसम द्रव्यम भूत संघात संभवा। तो जैसे हमने देखा कि भूत संघात जो पंच महाभूत है, उनके सब पांच भौतिक हर एक चीज होता है, तो उसके हिसाब से किसी भी द्रव्य में एक रस नहीं होता है, सब रस उसमें होते हैं। तो जो रस पहले लगता है उसको प्रधान रस, और जो बाद में लगता है उसको अनुरस, ऐसा बोलते हैं, अप्रधान रस। नेक्स्ट। नैक दोषास्तथो रोगास्तत्र व्यक्त ततो रसः स्मृतः अव्यक्तो अनुरसः किंचिदत्ते व्यक्तो अपि चेष्यते। इसका मतलब है कि कोई भी रोग एक दोष के कारण नहीं होता, वो बहुत दोषों का, मतलब तीनों दोषों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कोई भी रोग एक दोष वाला नहीं होता। अभी जब जीवा के साथ द्रव्य का संयोग होता है, तभी जाके द्रव्य का जो स्पष्ट रूप है वो उसका हमको प्रतीत होता है, सेंसेशन होता है, तभी हम उसको रस कहते हैं। और जो अव्यक्त होता है, मतलब जल्दी से पता नहीं चलता, अस्पष्ट होता है, या अंत में थोड़ा कुछ तो व्यक्त होता है, उसको हम अनुरस बोलते हैं। तो अर्थात अनुरस के पहले रस प्रतीत नहीं होता, थोड़ी देर पश्चात जो प्रधान रस के अवस्वाद आता है उसे हम बोलेंगे अव्यक्त रस। हाँ। और किंचित प्रतीति होती है उसको हम बोलेंगे अनुरस, एंड में वो भी। फॉर एग्जाम्पल आंवला अगर सबने खाया होगा तो पहले वो खट्टा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कषाय लगने लगता है, और फिर पानी पिएंगे तो मीठा लगने लगता है। तो ये उसका जो प्रधान रस है वो अम्ल रस है, और जो अनुरस है वो कषाय रस है उसका। तो ये बताया न एक दोषः ततो रोगाः। तो वैसे ही जो रोग है वो भी एक दोष से जैसे नहीं होते, तत्र व्यक्तो रस स्मृतः। तो उसमें भी जो पहले व्यक्त होता है, जो भी खाने के बाद फर्स्ट टेस्ट हमें लगता है वो है रस स्मृतः। अव्यक्तो अनुरसः, जो अव्यक्त है उसको अनुरस कहते हैं। किंचित अंते, और कुछ जो जैसे आंवला मैंने बताया तो वो बाद में हमें लगता है टेस्ट, अंत में व्यक्तो अपि च इष्यते, तो उसको बोलते हैं अनुरस। नेक्स्ट। गुर्व आदयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः। तो यहाँ पे द्रव्यगत गुण के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी आदि जो महाभूत से उत्पन्न द्रव्य होते हैं वो रस का भी आश्रय होते हैं। तो ये जो रस आश्रय द्रव्य है ना, उसमें गुरु आदि जो 20 गुण हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था, गुरु लघु हीन गुरुर्मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययः।
तो ये जो 20 गुण है और उनके विपरीत गुण, इनकी सहचर्य एवं तुल्य आश्रयत्व होने के कारण उन गुणवादी गुण को रसों में भी कहा गया है। रस के आश्रयभूत पदार्थ जिनको मतलब द्रव्य ऐसा कहा गया है, वो पृथ्वी, जल आदि जो पंच महाभूत है, इसमें भी वो गुरुवादी गुण होते हैं। उन पृथ्वी पृथ्वी आदि में जो गुरुवादी गुण होते हैं ना, वो कल्पना, प्रकृति, विकृति, विचार, देश, काल, संयोग, ये जो आदि है, इनमें भी लिया जाता है और इस हिसाब से उनका चिकित्सा में भी यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे बोला है सहचर्य, साहचर्य। साहचर्य मतलब साथ में रहने वाले। तो द्रव्य तो एक ही होता है, लेकिन उसमें रस भी होते हैं, उसमें गुण भी होते हैं। तो गुरुवादयो गुणा, हाँ, गुरुवादी जो 20 गुण है वो द्रव्य पृथ्वी आदेव रसाश्रय। जो रस का आश्रय है, ये हमने देखा, पृथ्वी आदि सब रस के आश्रय हैं, लेकिन उसमें जो गुरुवादी 20 गुण हैं वो भी होते हैं। रसेषु उपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः। तो फिर जो भी रस प्रधान है, जो भी गुण प्रधान, वैसे वैसे द्रव्य अलग अलग होते जाएंगे। मुझे मधुर और शीत चाहिए, मधुर और रुक्ष चाहिए, कटु और शीत चाहिए, कटु उष्ण चाहिए। तो ऐसे सहचर्य उपचारतः, ट्रीटमेंट में हमें जैसा चाहिए वो दोनों, मतलब रस और गुण, ये दोनों द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो टीका देखो कि पृथ्वी आदौ, पृथ्वी आदि महाभूतारभ्य द्रव्य रसाश्रय गुरुवादयो गुणाः परमार्थतः आश्रिता न तो रसेषु मधुरादिषु। तो ये जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, रस के आश्रय से, न तो रसेषु मधुरादिषु। मधुर इनके आश्रय से नहीं रहते वो। जो चीज शीत होगी वो हमेशा मधुर होगी ऐसा नहीं है, रुक्ष और मधुर भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला है कि ये जो गुण है और रस है ये द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। ठीक है। यत्तु रसेषु उपदिश्यन्ते ततः साहचर्य उपचारतः। तो ये सहचर से मतलब एक दूसरे के साथ संबंध में रह के उनका उपचारतः ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सहचर इति सहचर तस्य भाव साहचर्यम, एक साथ रहने वाले। तस्मिन एव गुण आदि द्रव्य मधुरो रसः। तो जो गुड़ आदि द्रव्य है, गुड़ जैगरी, वो द्रव्य मधुरो रस, मधुर रस का होने के जैसे आश्रित, तस्मिन अपि गुरु गुण आश्रित। और ये मधुर रस होता है उसमें, और वो गुरु गुण भी उसमें होता है। इस इति मधुर रस गुरु गुणयोः सहचर भाव। तो इस गुण जब हम बोलेंगे तो उससे हमें मधुर रस भी कंसिडर करना है और वो गुरु है ये भी कंसिडर करना है। मतलब रस और गुण दोनों एक साथ सहचर भाव से रहते हैं। तुल्य आश्रयत्वेन उपचारः साहचर्य उपचारः। तस्मात् साहचर्य उपचारतो गुरुवादयो गुणा रसेषु मधुरादिषु विपदिश्यन्ते यथा गुरु मधुरो रसो लघु अम्ल इत्यादि। तो जैसे गुरु और मधुर हमने यहाँ पे जैगरी के एग्जांपल से देखा, तो वैसे और भी द्रव्य है जो लघु और अम्ल हो सकते हैं, लघु और तिक्त हो सकते हैं, लघु और कटु हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है गुरुवादी 20 गुण और 6 रस, इनको मिला के। न पुनः परमार्थतो रसेषु गुरुवादयो संति। तो इसमें रस के ऊपर ये गुण डिसाइड होते हैं ऐसा नहीं है, वो द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। अस्ति च साहचरण व्यपदेशः यथा घृत साहचरेण घृतस्थेन अग्निनाम दग्धो घृत दग्ध इति उच्यन्ते। है ना। तो जब हम बोलते हैं कि कभी कभी पूरी वगैरह तलते तलते तेल से या घी से हमारा हाथ जल जाता है, तो हम बोलते बोलते ऐसा बोलते हैं कि घी से मेरा हाथ जल गया। पर घी तो शीत वीर्य का है, तो उससे कैसे जलेगा। लेकिन घी के अंदर, घृत के अंदर जो उष्ण वीर्य है, जो हम गर्म करते हैं, तो उस गुण की वजह से वो दग्ध होता है। तो इसीलिए जो काम है वो गुण की वजह से, रस की वजह से, वीर्य विभाग की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट। भी जो नेक्स्ट है वो हर एक पंच महाभूत के ऊपर उनके गुण और उनके कर्म के ऊपर बताया। फर्स्ट लाइन जो है वो उनके गुण के बारे में है एंड सेकेंड लाइन इज अबाउट देयर कर्म। तो सबसे पहले पार्थिव द्रव्य। तत्र द्रव्यम गुरु स्थूलम स्थिर गंध गुणोलबनम पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघातोपचयावहम। तो यहाँ पे पंच महाभूतों में पार्थिव द्रव्य कैसे होते हैं, तो पहले गुरु होते हैं, स्थूल होते हैं मतलब वो शरीर को दृढ़ता या स्थूलता प्रदान करते हैं, स्थिर एवं गंध में प्रधानत्व होता है उनका। यह द्रव्य जो होते हैं पार्थिव द्रव्य, वो शरीर में गुरुता निर्माण करते हैं, शरीर को स्थैर्य और दृढ़ता प्रदान करते हैं, संघात मतलब कठिनता कठिनता प्रदान करते हैं, और उपचय मतलब स्थौल्य। तो जो भी पार्थिव द्रव्य हमारे बॉडी में है, जैसे कि हम मसल्स को बोल सकते हैं या फिर बोन्स, हेयर्स, नेल्स, तो इन सब का तो सबसे पहले जो कर्म होता है, पहले गुरुता प्रदान करना, शरीर को कठिनता प्रदान करना, दृढ़ता और स्थौल्यता प्रदान करना, ये पार्थिव द्रव्य का विशेष कर्म होता है।
अभी देखो, जो पांच भौतिक चिकित्सा करके एक टाइप है ट्रीटमेंट का आयुर्वेद में, कि जैसे कोई कोई एकेरी द्रव्य प्रयोग करते हैं, सिर्फ सिंगल हर्ब्स यूज करेंगे, कोई कोई रसौषधि यूज करते हैं, सिर्फ हर्बो मिनरल ड्रग्स यूज करते हैं, कोई कोई सिर्फ वनस्पति द्रव्य के मेडिसिन से यूज करते हैं, फिर कोई कोई पांच भौतिक चिकित्सा, जैसे चाइनीज थेरेपी है ना, कपिंग या फिर एक्यूप्रेशर वो सब। तो वैसे ही एक टाइप है जो पांच भौतिक चिकित्सा बोलते हैं, उसमें पंच महाभूत का विचार सबसे ज्यादा होता है, कि बॉडी में कहीं पार्थिव महाभूत कम हो गया है, जलीय, तेज, वायवीय, आकाशीय, ये गुण का विचार करके हम चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो दातार शास्त्री करके एक वैद्य थे, जिन्होंने पांच भौतिक चिकित्सा का विस्तार किया है बहुत ज्यादा। तो उनके बुक्स वगैरह मिलेंगे तो वो भी पढ़ो। तो वहां पे हमें यही करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, तत्र द्रव्यम, ये जो पार्थिव के बारे में बोला है, वो गुरु रहते हैं, स्थूल रहते हैं, स्थिर, गंध गुणोल्बणम, गंध गुण जिसमें ज्यादा है वो। तो जितने भी वोलाटाइल ऑयल्स है हमारे, वोलाटाइल जैसे लवंग हो गया, जो क्लोव्स रहते हैं, वो उसमें एक सेंट रहता है, ऑयल रहता है, तो ये गंध गुणोल्बणम। पार्थिवम, वो सब पार्थिव है। तो वो शरीर में जाने के बाद क्या करेंगे, गौरवता, स्थैर्यता, संघात उपचायाव। तो इमेजिन करो हमारे पास एक पार्किंसनिज्म का पेशेंट आया। तो पार्किंसन में क्या होता है कि मूवमेंट, चलो गुण बढ़ जाता है, तो कोई भी बॉडी का एक पार्ट हिलने लगता है पार्किंसंस में। तो वहां पे चलो गुण बढ़ गया, तो हमें क्या करना है, वहां पे स्थिरता लाना है। तो वहां पे हमें पार्थिव द्रव्य जो भी हैं, अश्वगंधा तेल, कपिकच्छु तेल, महामाश तेल, ऐसे तेल का जिसमें पार्थिव महाभूत ज्यादा है, वैसे तेलों का प्रयोग हमें करना है। तो उससे क्या होगा, गौरवता आएगा, शरीर में स्थिरता आएगा। ठीक है, और उपचय होगा। तो इसका विचार इस प्रकार से भी हमें करना है। कोई दुबला पतला पेशेंट आया है, एकदम पतला, और उसमें अगर हमें बढ़ाना है, उसका वजन बढ़ाना है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दूध, घी, लस्सी, ऐसी चीजें बोलते हैं ना। तो यही है वहां पे, कि पार्थिव द्रव्य का विचार हम ज्यादा करते हैं, जो गुरु है, स्थूल है, स्थिरता देने वाला है, लेकिन गंध गुण प्रधान, वो सब पार्थिव है। तत्र तेषु पार्थिवादिषु पंचसु द्रव्येषु मध्ये पार्थिवम द्रव्यम गुणादि गुणोत्कटम, तो गुरुवादि जो गुण है वो उसमें ज्यादा मात्रा में रहेंगे। कौन से, गुरु, स्थूल, स्थिर और गंध गुण, ये उसमें ज्यादा रहेंगे। उल्बण शब्देन एतत् द्योति, पार्थिवे द्रव्ये अन्येनपि गुणाना संति, तो पार्थिव द्रव्य में बाकी भी सब गुण रहेंगे, लेकिन उत्कट, ज्यादा, प्रिडोमिनेंटली ये वाले गुण ज्यादा रहेंगे। तो सर्व द्रव्य नाम पांच भौतिकत्व, जैसे हमने पहले देखा है कि सब द्रव्य जो है पांच भौतिक है, तो बाकी इसमें शीत वगैरह ये सब गुण रहेंगे, लेकिन मोस्टली गुरु रहेगा, स्थूल रहेगा, स्थिर और गंध गुण प्रधान रहेगा। फिर गुरुवादि स्त्रोतोत्कटाः एवं आप्यादिषु सर्वम योज्यम, तो इस प्रकार से ही हमें बाकी सर्वम, आप्य, तेजस, वायवीय, आकाशीय के बारे में समझना है। तथा गौरवात वहम, गुरुत्वात आदि कृत इति अर्थः, तो गुरुत्वात शरीर में जाने के बाद गुरुता, स्थिरता, संघात और उपचय करने वाले ये सब द्रव्य होंगे। नेक्स्ट। अभी हम जलीय के बारे में बोलेंगे। द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोल्बनम आप्यम स्नेहन विष्यन्द क्लेद प्रह्लाद बंद क्रोध। तो जो आप्य द्रव्य है, इनके गुण के बारे में हम बोलेंगे। तो पहले द्रव होते हैं, फिर शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र एवं रस गुण प्रधान होते हैं। तो ये जो आप्य द्रव्य होते हैं, वो शरीर में सबसे पहले स्नेहन का कार्य करेंगे। फिर विशंदन, विशंदन मतलब स्रोतसों में से अपना स्त्रवन का काम करेंगे। क्लेदन, प्रह्लादन मतलब तृप्ति देने का कार्य करेंगे। तथा बंधन कारक मतलब जोड़ने का काम करेंगे। तो वैसे ही आप्य द्रव्य शरीर में कौन सा होगा, श्लेष्मा होगा, जल होगा, आहार रस होगा, रक्त होगा, स्वेद होगा। ये आदि का कार्य होगा शरीर में स्नेहन प्रदान करना, विशंदन, क्लेदन और तृप्ति प्रदान करना। हम्म। वैसे बताया इसने कि अभी फॉर एग्जांपल से मैं बताता हूँ मैं, कि अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट आ गया अपने पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, तृष्णा का पेशेंट आ गया तो उसको हम यही देते हैं ना, नींबू पानी देते हैं। वो कैसा रहता है, द्रव रहता है, लिक्विड रहता है, शीत रहता है, थोड़ा गुरु रहता है, स्निग्ध रहता है, मंद, सांद्र और रसोल बनम, उसमें खट्टा मीठा रस, मधुर अम्ल, शक्कर और नमक, नींबू पानी, ये सब। फिर जाने के बाद क्या करता है, शरीर में स्नेहन करता है, विशंदन करता है, क्लेद, पानी को बढ़ाता है, प्रहलाद, मन को शांति लगती है। जब भी डिहाइड्रेशन का पेशेंट को पानी दे दो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, स्प्राइट दे दो, मिल्क शेक्स दे दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। तो ये द्रव गुण।
जो आप महाभूत है उसका कार्य है ऐसा बंध गुरुत, बांध के रखने वाला। जब हम आटा बनाते हैं, डो जो हम करते हैं, तो आटे में पानी डाल के उसको एक जीव करते हैं, तो वो बंध गुरुत, बंधन का काम कौन करता है? जल करता है। ठीक है। नेक्स्ट। अभी आग्नेय द्रव्य रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण विशद सूक्ष्म रूप गुणोल्बणम आग्नेयम दाह भावर्ण प्रकाश पचनात्मकम। तो आग्नेय द्रव्य जो होते हैं वो रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म तथा रूप गुण को प्रदान करते हैं। यह द्रव्य शरीर में दाह, कांति, गुरु, गौर आदि जो वर्ण होता है वो वर्ण में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रकाश तथा पाचन तथा समस्याओं में भी हम बेनिफिट करेंगे और अन्न का पाक करने में मदद करेंगे। तो अब इसका विचार हमें वैसे ही करना है कि अगर जठराग्नि मंद हो गई, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जठराग्नि, हाइपरथायरॉइड, हाइपोथायरॉइडिज्म, ओबेसिटी, प्रमेह, ये सब बीमारियों में हम इसका विचार करेंगे कि तेज महाभूत, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम हो गए। तो उसमें हमें क्या करना है? रुक्षण करना है। जितने भी ओबेसिटी के पेशेंट है उसमें कफ, क्लेद बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, तो रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म गुण वाले और रूप गुणोल बनाएंगे। ठीक है। फिर आग्नेयम, तो वो क्या करेंगे? बॉडी में जाके दाह, तो दाहादि लक्षण कभी कभी अगर होते हैं तो वो तेज महाभूत बढ़ गया है, ऐसा कंसिडर करना चाहिए। भा मतलब कांति, ये देखो टीका में लिखा है, भा मतलब कांति। वर्ण, जो हमारा वर्ण है, आजकल इतने लोग स्किन के प्रोडक्ट्स, फेशियल्स और सनस्क्रीन्स ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी अग्नि ठीक नहीं होगी, जाठर अग्नि, तब तक इनका कोई उपयोग नहीं है। तो वर्ण जो गौरादि है वो तेज महाभूत का कार्य है, वही ठीक नहीं है। भ्राजक पित्त ठीक नहीं है, जाठर अग्नि ठीक नहीं है, पेशेंट रात्रि जागरण कर रहे हैं और दिन में उठ के सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे हैं, तो कुछ उपयोग होने वाला नहीं है उसका। फिर उसके बाद प्रकाश, आलोक, प्रकाशन करना, पाचन करना, ये सब किसका काम है? तेज महाभूत का। तो बॉडी में ऐसे कंडीशंस या व्याधियां जब हमें लगे कि तेज महाभूत कम हुआ है, तो ऐसे द्रव्यों का यूज हमें करना है। नेक्स्ट। विवाय द्रव्य वायव्यम वृक्ष विशद लघु स्पर्श गुणोत्बलम रोक्ष लाघव वैशद्य विचार ग्लानिकारकम। तो वायव्य द्रव्य जो होते हैं ये वृक्ष, विशद, लघु तथा स्पर्श गुण में प्रधान होते हैं। इनका जो शरीर में कार्य होता है वो रुक्षता, लघुता, विशदता तथा विचार मतलब विविध चेष्टा आदि ग्लानि को उत्पन्न करने वाला। हम्म तो ये वायव्य मतलब जो रुक्ष, विशद, लघु, स्पर्श गुण उसमें प्रधान होता है। फिर बॉडी में जाकर रुक्षता, लाघवता, वैशद्यता और ये ग्लानि आदि जो विचार है उनके कार्य करते हैं। नेक्स्ट। अभी आकाशीय द्रव्य मतलब नाभस द्रव्य नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोल्बणम सौशर्य लाघवकरम। तो मतलब आकाशीय द्रव्य जो होता है वो सूक्ष्म, विशद, लघु शब्द गुण में प्रधान होते हैं और उनको शरीर में सौशर्यता मतलब सुशिरत्व मतलब जो पोर्स वगैरह होते हैं तथा लघुता उत्पन्न करने के कार्य करते हैं। हाँ, तो जो अभी आकाशीय द्रव्य है वो सूक्ष्म, विशद, लघु और शब्द गुण प्रधान होते हैं। शरीर में जाने का क्षीरता, लाघवता, ये सब कार्य करते हैं। तो वैसे मेडिकेशंस का यूज हम उस अवस्था में कर सकते हैं जब कफ, क्लेद ये सब बड़ा हो, तो हम इनका विचार करते हैं कि आकाशीय, वायवीय, तेजस द्रव्यों का यूज हम ज्यादा करते हैं। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, अगला श्लोक पढ़ के। जगति एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशात नानार्थ योग योग। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे।